हाँ जी जी, इनको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ था एग्जाम्पल 13 नोट्स की। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थी, तकरीबन ये आधा घंटा हो गया इसके साथ खेल रहे हैं जवान और इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आ जाए जनाब, इस क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है मैं साथ साथ टैली करता जाता हूँ। क्वेश्चन में उसने कहा टोटल मार्केट वैल्यू निकालें बॉन्ड्स की, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है। तो ये जितने फॉर्मूले हमने अभी तक किए हैं ये उन सब की प्रैक्टिस है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी है, उसके बाद टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है। पहला नेट एसेट वैल्यूएशन है, लिक्विडेशन बेसिस पे करना है, यानी एनआरवी लेनी है जिस जिस चीज की दी है। डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ है, डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ है। जब विद ग्रोथ में आ रहे हैं तो ग्रोथ में जी निकालने के भी दोनों तरीके पूछे गए हैं। उसके बाद डिविडेंड मॉडल है, अगर डिविडेंड का ग्रोथ रेट वेरी कर रहा हो, ये वेरिएबल ग्रोथ वाला है। फिर कहता है पी रेशियो मेथड लगा दें, अर्निंग यील्ड मेथड लगा दें, और कौन सा लगाना है, डिविडेंड यील्ड। बस ठीक है, ये सारे मेथड से आपने करना है। ऊपर जो डाटा आपको दिया हुआ है वो क्या है, एक कंपनी है एबीसी जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और वो एक टारगेट है एक्विजिशन के लिए कि कोई और इसको खरीदना चाह रहा है, यानी एबीसी कंपनी टारगेट कंपनी है, जो खरीदने वाला है उसका नाम नहीं बताया हुआ। तो वो कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 2018, 19, 20, 21, क्योंकि बैलेंस शीट 2021 की दिया है तो इसको रीसेंट ईयर काउंट किया जाएगा, इसको रीसेंट ईयर एंड काउंट किया जाएगा 2021 को। तो ये आपको बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दी होती है ये बुक वैल्यू है, नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट्स की हेडिंग दे के ये इसका टोटल किया हुआ है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का टोटल किया हुआ है ये। तो ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे, उसके बाद ये टोटल एसेट्स आ गए बैलेंस शीट की एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड पर ये इक्विटी फाइनेंस हेडिंग है, ऑर्डिनरी शेयर रिजर्व्स ऐड हुआ। नॉन करंट लाइबिलिटीज में बॉन्ड है 8% और करंट लाइबिलिटीज है, तो ये तीनों रकमें जमा करके ये टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी आ गया। बैलेंस शीट में जो ये वैल्यूज दी हुई हैं ये बुक वैल्यूज गिवन है। कहता है कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू 50 पैसे है, अगर 50 पैसे का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स फटाफट निकाल लें। 50 पैसे का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स फिर कितने होंगे, हाँ जी 40 मिलियन। आगे मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर की 4 रुपए है। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर करके हम खुद मार्केट वैल्यू निकालते हैं। हाँ, अगर उसको मेथड ना कोई दिया हो फिर ये वाली से बात शुरू कर देते हैं। हाँ, कहता है बिजनेस की सेक्टर एवरेज जो है, एवरेज पी रेशियो 17 टाइम्स है। पी रेशियो एवरेज कितनी है, 17 टाइम। इंडस्ट्री की एवरेज अर्निंग यील्ड है 5.88%। इंडस्ट्री की एवरेज डिविडेंड यील्ड क्या है 2.94%। आगे कहता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू नॉन करंट एसेट्स और इन्वेंट्री की 86 मिलियन और 4.2 मिलियन है। ये एनआरवी दे दिया उन्होंने, लिक्विडेशन में एनआरवी लेते हैं। कहता है अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो रिसीवेबल का 80% रिकवर होगा, यानी इसका 80% लेना है। आगे कहता है यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये क्या होता है, यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है जवानों, ये आरएफ दिया हुआ है मेरा ख्याल है। मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम का मतलब है आर एम माइनस आर एफ करके 10% दिया हुआ है, और इक्विटी बीटा दिया हुआ है 0.50 कैपम के लिए। कहता है जो 8% बॉन्ड्स हैं, कूपन रेट है 8%, ये पार पे रिडीम होंगे, 100 रुपया पार वैल्यू है, या कन्वर्ट हो सकते हैं 25 शेयर्स में 7 साल बाद। करंटली एक शेयर मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है वो ऊपर बताई हुई 4 रुपए की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है और उसमें 5% की प्राइस में ग्रोथ है। प्री टैक्स केडी दी हुई है, ये बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए दी हुई है, और कंपनी 30% टैक्स पे करती है। कॉरपोरेशन टैक्स का इस्तेमाल वैक के टेबल चैप्टर में तो ज्यादा है, इस चैप्टर में बहुत कम होगा। इस चैप्टर में वैक निकालनी होगी तो होगा, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं होना टैक्स, क्योंकि ये चैप्टर इन्वेस्टर के एंगल से है, जो खरीदार है, बेचने वाला, इशू करने वाला नहीं। तो टैक्स रेट का कोई इस्तेमाल नहीं। टैक्स रेट का इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में कब होगा, जब वैक कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में टैक्स का इस्तेमाल नहीं है। चले बस मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं जरा
सबसे पहले उसने मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछी है, मतलब बॉन्ड कौन से, कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। लो जी, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड निकालनी है। तो मैंने कहा था पहले कंपैरिजन करेंगे। स्टेप 1 कंपैरिजन, कितने साल बाद रिडम्पशन होनी है और कितने साल बाद कन्वर्जन होना है, उसने बताया हुआ था 7 साल बाद। 7 साल बाद कंपैरिजन आफ्टर 7 ईयर्स होना है, आज नहीं होना कंपैरिजन। तो रिडम्पशन पार पे है, इन्वेस्टर को कैश मिलेगा 100 रुपया पर बॉन्ड। अगर वो कन्वर्ट करता है तो कन्वर्जन वैल्यू या शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या बनती है जो उसको मिलेगी, उसने कहा था आज एक शेयर 4 रुपए का है, शेयर की प्राइस में ग्रोथ कितनी दी हुई थी, 5% फॉर 7 ईयर्स, और 25 शेयर्स मिलेंगे शायद। 140.71 रुपए एक बॉन्ड के कन्वर्ट होने पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ये होगी। तो इन्वेस्टर हायर प्रेफर करेगा, तो इन्वेस्टर विल प्रेफर कन्वर्जन। हायर वैल्यू, अच्छा जी। इसके बाद अब आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, उसने पर बॉन्ड पूछी है कि टोटल, टोटल पूछी थी। अच्छा, तो टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है, कोई मसला नहीं। मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड अगर हमारे पास आ जाए तो टोटल भी आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड कैसे आती है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आई कहते हैं, पार वैल्यू पे निकालनी होती है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई। 100 रुपए का 8% करें तो 8 रुपए आ जाता है। उसके बाद बस बाकी सब कुछ वही है। केडी शेडी कितनी दी हुई है, केडी 6%, प्री टैक्स केडी 6% यानी 0.06। लो जी, तो मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस के डी रेस पर माइनस एन ओवर के डी। उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू, ये लें जी, इसमें रकमें फिल करें। तो एक बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 8 रुपए है, 8 रुपए है ना, हाँ, पर एनम 6% -7। कैलकुलेशन सही करनी है, गलत नहीं बतानी, आपकी मेहरबानी। कन्वर्जन वैल्यू है 140.71 इंटू 1.06 रेस पर -7। तो मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं आंसर देख के बताता जाता हूँ। मेरे पास जो आंसर आ रहा है बॉन्ड की मार्केट वैल्यू का आंसर मेरे पास आ रहा है तकरीबन 115.91, 115.91, 115.91 चेक कर लेना। अच्छा, 8 है, क्या है, 138.24। देख लेना, 138.24। हाँ जी, आपका भी यही है भाईजान, 138.24। चेक कर लें प्लीज़ दोबारा। मैंने जो सोल्यूशन किया हुआ है उसमें 4% से किया हुआ है, यहाँ 8% लिखे हुए थे बॉन्ड्स 2.4 हमसे, लेकिन उसने टोटल मार्केट वैल्यू पूछी है। तो टोटल मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की कैसे आएगी, तो एक बॉन्ड की जो भी मार्केट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स करना है।
पर बॉन्ड एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो बैलेंस शीट से मिलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बैलेंस शीट में क्या होंगे, 100 रुपए की पार वैल्यू अगर हो एक बॉन्ड की तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कैलकुलेट कर लें। हाँ जी 0.25 मिलियन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 रुपए का एक बॉन्ड है तो 0.25 तो इनटू 138 करके ये फाइनल आंसर क्या आता है 34.55 मिलियन। लें जी ये आंसर है हमारे पार्ट ए का। इसके बाद पार्ट बी पे आ जाएं। बी पार्ट में उसने कहा है जी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है पहले नेट एसेट वैल्यू मेथड से। तो आ जाए 1 बाय 1 करके। बी पार्ट में टोटल पर शेयर नहीं मांगी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करनी है। हाँ जी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में जो पहला मेथड है वो कौन सा है, नेट एसेट वैल्यू मेथड। और लिक्विडेशन बेसिस का मतलब है एनआरवी लेके चलना है, बैलेंस शीट से निकालें लिक्विडेशन बेसिस पे। तो कंपनी के ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज कर लें और एसेट्स को एनआरवी पे लेना है। जी एसेट्स जी नहीं एसेट्स की वैल्यू लिक्विडेशन ये वो बॉन्ड की नहीं, वो मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, वो बैलेंस शीट की, वो तो पे ही उस पर करने जो असल अमाउंट है। एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा ले सकते हैं, लाइबिलिटीज़ पूरी वैसे ही लेनी है उधर। हाँ जी नॉन करंट एसेट कहता है कितनी वैल्यू पे बिकेंगे। अच्छा उनकी एनआरवी दी हुई है, नॉन करंट एसेट 86 मिलियन के का है। हाँ जी इसकी एनआरवी दी हुई थी, एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है लाइबिलिटीज़ की नहीं। 86 मिलियन। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के बाद जो करंट एसेट्स हैं, हाँ जी उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दी है 4.2 मिलियन। चेक कर लेता हूँ 4.2 मिलियन इन्वेंट्री की जी। रिसीवेबल पे 80% रिकवर होगा। हाँ जी ट्रेड रिसीवेबल 4.5 मिलियन थे बैलेंस शीट में। 80% क्या आता है 3.6। बस और कोई नहीं है मेरा ख्याल है। ये टोटल कर लें 93.5 माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बैलेंस शीट की वैल्यू पे ही आती हैं नेट एसेट वैल्यू मेथड में। तो जो आपके बॉन्ड्स हैं 25 मिलियन के, ये बैलेंस शीट की बुक वैल्यू पे आने हैं। जो मेथड एनआरवी वगैरह लेनी है वो एसेट्स की लेनी है, ये मैं पहले ही बताया हुआ हूँ। लाइबिलिटी पे आके कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि बॉन्ड्स की वो ना ले ले मार्केट वैल्यू। लाइबिलिटीज़ आपने उतनी पे करनी होती हैं जितनी कि उनकी प्रिंसिपल असल अमाउंट है। जी कितना है जी ये 7.1 माइनस करें 61.7 मिलियन। ये आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी या वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या वैल्यू ऑफ शेयर्स काउंट होगी नेट एसेट वैल्यू मेथड से। टोटल में ही आंसर निकालना है तो ये आंसर है हमारा। इसके बाद उसने मार्केट वैल्यू पूछी है डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ और विद ग्रोथ से। तो आ जाए जी टोटल मार्केट वैल्यू उसने पूछी है डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ। तो ये फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर के ई। अब इसमें डी नॉट डी वन सेम ही होता है डी विदाउट ग्रोथ में। यहाँ पे डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसने आपको डिविडेंड दिया हुआ था 6 मिलियन रिसेंट ईयर का। इस टोटल डिविडेंड को ही उठा लें, इसको पर शेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 मिलियन का टोटल डिविडेंड है और मुझे चाहिए भी टोटल मार्केट वैल्यू। 6 मिलियन डिवाइडेड बाय के ही नहीं है तो कैपम से निकाल लें
तो यहाँ पर के ई कैपम से आएगी आर एफ इक्विटी बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो रिस्क फ्री जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट दिया हुआ था वो था बेटा आर एफ 4%, रिस्क प्रीमियम था 10%, तो ये 4% है, ये ब्रैकेट माइनस करके 10% है, और बीटा 0.50, तो 9% आता है ये जी। 66.67 मिलियन ये आंसर है डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ का। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पर शेयर क्यों नहीं किया, मेरा टाइम जाया होगा। जब मुझे चाहिए जवाब टोटल में तो मैं डिविडेंड टोटल में लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं। अच्छा, यही मसला होता है फॉर्मूले बेसिक बताने में तो हम कुछ और बता देते हैं कई दफा, और वो हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। तो अगला हमें डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। तो डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ में जी निकालने का तरीका 2 दफा चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला तो वही रहना है। तो इसके मुताबिक आपका जो है टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। KE हमारा 0.09 है, जी हमने 2 दफ़ा निकालना है, और D1 भी 2 दफ़ा ही निकलेगा। तो मैं अब इसके नीचे 2 कॉलम बना लेता हूँ। एक हिस्टोरिकल ग्रोथ से जी निकालना है, हाँ जी, एक हमने हिस्टोरिकल ग्रोथ से जी निकालना है। तो जी का फॉर्मूला है लेटेस्ट या रीसेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट डिविडेंड रेस पर 1/n माइनस 1। एक ये तरीका है। दूसरा G इज इक्वल टू बी इंटू आर ई में के ई पुट कर देते होते हैं। अच्छा जी, तो G का पहला तरीका जो है रीसेंट डिविडेंड हमें 6 मिलियन दिया हुआ था, टोटल में ही पुट कर लें 6 मिलियन। सबसे पुराना जो डिविडेंड की हिस्ट्री में डिविडेंड दिया है वो दिया हुआ है 5 मिलियन, और एन जम्प्स कितने आएंगे 18 से 19, 1 2 और 3 जम्प्स हैं। 1/3 माइनस 1 देखने में आसान लगेगा क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं, जब आप करेंगे तो सवाल मुश्किल लगेगा। जी कितना आता है 6.27%। जी हाँ जी का तो 0.063 आ रहा है, चेक करें 0.063। ठीक है, 6.27 वही आ गया ना 0. हाँ वो मैं लेकिन परसेंटेज नहीं ना लिखता क्योंकि मुझे ये जी एज एन आंसर नहीं चाहिए, मुझे आगे यूज करना है। तो D1 क्या आएगा इस केस में? D1 आएगा रीसेंट डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी, तो 6 मिलियन इंटू 1 प्लस 0.063, सो इट विल बी माई D1 विल बी क्या आता है जी D1? मेरा थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई मसला नहीं, जो मेरा आएगा वो बताएं। 6 मिलियन इंटू 1.063, हाँ जी 6.378 मिलियन। हाँ जी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो मैं नीचे ही इधर ही लगा देता हूँ, इसके नीचे ही लगा देते हैं। तो क्या आएगा जी मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 6.378 डिवाइडेड बाय KE और माइनस जी। हाँ जी, तो KE 9% था, हाँ जी 236.22 236.22 ले जी। फॉर्मूला मैंने ऊपर एक ही दफ़ा लिखा है, अब मुझे सॉल्व 2 दफ़ा करना पड़ा है क्योंकि एक दफ़ा ग्रोथ रेट मैंने हिस्ट्री से लिया है
और दूसरी दफ़ा जो ग्रोथ रेट मुझे लेना पड़ रहा है वो उसके मुताबिक लेना पड़ेगा, G इज़ इक्वल टू BRE। तो इसमें ये जो RE होता है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर, इसमें तो KE पुट कर दें आप 9% या 0.09। और ये जो B होता है ये कंपनी की रिटेंशन होती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितने परसेंट रिटेन करती है, कितने परसेंट। दिया नहीं हुआ तो ये रिटेंशन रेशो आपको निकालनी पड़ेगी 1 माइनस डिविडेंड पर शेयर, या टोटल भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, वो भी ठीक है, डी ओवर पैट। तो अब इसमें जो आपके पास डी था डिविडेंड, मेरा ख्याल है रीसेंट ईयर का 6 मिलियन डिविडेंड था और 10.1 मिलियन का पैट था, पैट था, देख लें, चेक कर लें। हाँ, यानी अगर आपका ये प्रॉफिट है, इसमें से ये डिविडेंड दिया जा रहा है तो बाकी रिटेन किया जा रहा है, तो कितना आंसर आता है ये? सर ये आ रहा है 41% या 0.41 जी, 6 डिवाइडेड बाय 10.1 और 1 माइनस ये ऊपर वाला आंसर, तो 0.406 होगा। ये लें जी, तो जी हम कैलकुलेट कर लेंगे B इंटू RE, 0.41 भी लिख सकते हैं, 0.406 इंटू 0.09, सो इट विल बी 0.0365। सेवन कर लें बस, ठीक है, 365, 3 डेसिमल्स तक लिख लिया, बहुत है। तो D1 क्या आ जाता है अब हमारा इस केस में, D नॉट इंटू 1 प्लस जी, D नॉट था 6 मिलियन 0.037, तो 6 मिलियन इंटू 1.037, सो इट विल बी 6.222, ऐसे ही है, 6.222 मिलियन। तो टोटल मार्केट वैल्यू बिल्कुल उसके पैरेलल अगर निकालें तो 6.222 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.09 की KE और माइनस जी 0.037, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी जनाब 117.40, 117.40 मिलियन। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, दोनों आंसर काबिले कबूल हैं। इज इट क्लियर? तो ये सवाल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और हाउ टू पिक द डाटा ये सिखा रहा है। सवाल में पलंदा ज़्यादा है, नो डाउट। अभी स्टोरी में मैंने इंग्लिश नहीं रखी, बहुत छोटी सी इंग्लिश है, लेकिन रकमें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सवाल जब भी आपने फॉर्मूले बेसिक रिवाइज करना है तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कर लें। तकरीबन सारे फॉर्मूलों की सही प्रैक्टिस इसमें पाई जाती है। बाकी आप जितने मर्जी सवाल छोटी छोटी मिसालें कर लें, ये फिर भी उनसे बेहतर है, क्योंकि इसमें डाटा सारा है, तकरीबन सारी मिसालें कंसोलिडेट की हुई हैं। ये भी हो गया, ये हो गया, अच्छा जी, ये दोनों भी हो गए हैं। अब डिविडेंड मॉडल वो लेना है जिसमें ग्रोथ चेंज हो रही है। क्या कहता है? कहता है डिविडेंड ग्रो करेंगे हिस्टोरिकल एनुअल ग्रोथ रेट से अगले 3 सालों में, अगले 3 सालों में हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे। हिस्टोरिकल ग्रोथ का मतलब ये वाला जो ग्रोथ था 0.06 समथिंग, पता नहीं हिस्टोरिकल ग्रोथ क्या थी। हिस्टोरिकल ग्रोथ थी 0.063। ये जो 0.063 है उसने कहा इसी रेट से ग्रो करेंगे 3 सालों तक, और उसके बाद वाले सालों में डिविडेंड कितने परसेंट ग्रो करेगा? 2%। तो ये बेटा अब उसने आपको वेरिएबल ग्रोथ वाले तरीके से कहा करो। तो अब आ जाओ जनाब, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वेरिएबल ग्रोथ वाले तरीके से किया किसी ने? क्या आंसर है इसका टोटल में? 98.09।
हाँ मेरे पास आ रहा है 98.19। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद, हाँ विद वेरिएबल ग्रोथ। उसने क्या कहा है, समझाने के लिए मैं टाइमलाइन बना के ये करता होता हूँ। उसने कहा 3 साल तक जो आपने डिविडेंड लेने हैं ना, अगले 3 सालों तक जो आपने डिविडेंड का ग्रोथ रेट लेना है वो हिस्टोरिकल वाला ही लेना है, 6.3% या 0.063। चौथे साल से ऑनवर्ड का जो ग्रोथ रेट लेना है वो 2% पर एनम परपेचुटी पे लेना है। ऐसे ही है। अब आपका तो डिविडेंड आपने स्टेप नंबर 1 में फ्यूचर डिविडेंड्स निकालने हैं। हाँ जी, क्या आएंगे जी फ्यूचर डिविडेंड ईयर 1 का 6 मिलियन का इंटू 1.063। तो ये तो हम निकाले बैठे हैं 6 मिलियन को इंटू 1.6.378। अगली दफा ईयर 2 का 6.378 का इंटू 1.063। चलो 2 डेसिमल्स तक लिख रहे हैं सर, वो 7798 है ना, जिसकी वजह से हाँ ठीक है। ईयर 3 का ईयर 3 का आएगा 7.21, यानी 7.2069। 7.2069 को 207 और आखिर में चौथे साल से ऑनवर्ड इसका पहले D1 निकाल देते हैं, वो आएगा 7.207 इंटू 1.02 351। ये पहला स्टेप हो गया, हमने डिविडेंड्स निकाल लिए। अब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है के पे यानी 9% पे। तो मैं अब इसी के आगे प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूँ, टाइम बचाओ प्रोग्राम। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 0.09 माइनस 0.02 इंटू 1.09 रेस पर -3। लो जी, ये मैंने क्या किया है, ये प्रेजेंट वैल्यू का स्टेप भी इससे आगे ही परफॉर्म कर दिया है जी। पहला क्या आता है 6.378 5. देख लेना भाईजान, चेक करते जाए ज़रा, सब ये ना हो कि काम ख़राब हो जाए, गलती हो जाए। 851 नेक्स्ट 5.706 मिलियन। नेक्स्ट 5.565 और ये आखिर में तीसरे साल का फैक्टर लेना होगा। ये डिस्काउंटिंग, जब डबल डिस्काउंटिंग, ये वाला 4 का ना लिख दीजिएगा। 81.09। अब इसका टोटल कर लें तो ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 98.212। ये आंसर है। अभी तक हमने जो आंसर निकाल लिए हैं, तकरीबन हमारे क्या आंसर आए हैं। पहला तो चलो ये आंसर था, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेट एसेट वैल्यू मेथड से ये आंसर था। डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ से शेयर्स का ये आंसर था। डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ और हिस्टोरिकल ग्रोथ से ये था। रिटेंशन या गॉर्डन ग्रोथ से ये था। वेरिएबल ग्रोथ का ये है। अब इसके बाद उसने पी रेशो मेथड का है, या जितने भी ये मेथड का है, इसमें इंडस्ट्री की रेशोज दी हुई हैं। इंडस्ट्री की रेशोज दी हुई हैं, तो मैं रीसेंट पैड को उठा लूँगा। रीसेंट पैड को उठा के ये रेशो से ज़रा दे दूंगा। जैसे इंडस्ट्री की
पी रेशो है 17 टाइम्स। तो ये तो मैं एक लाइन में ही आंसर करने लगा हूँ। ये देखें जी, क्या इधर ही करने लगा हूँ। पी रेशो मेथड से टोटल मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका होगा रीसेंट पैट इंटू 17 टाइम्स, बस आंसर आ जाएगा। सिंपल। एवरेज पी रेशो 17 टाइम्स है और पैट ले लिया, नहीं पैट 10.1 था, सॉरी मैंने डिविडेंड ले लिया। 10.1 मिलियन इंटू 17 टाइम्स। ईपीएस की जगह पैट ले लें टोटल में। सर ईपीएस से तो आंसर चेंज आता है। क्यों? सर ईपीएस आएगा 10.1 ओवर 40 मिलियन शेयर्स है, 10.1 हमारा पैट है, पैट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स ही है ना ईपीएस, वो आएगा 0.25। तो बाद में इंटू वही करो 40 मिलियन, गालो थे आज नहीं है। नहीं, ये आएगा 4.25 आएगा। 4.25 को जब वो करेंगे आप कई दफ़ा तो मैथ की पीक पे चले जाते हैं और कई दफ़ा बिल्कुल ही मैथ की आप आत्मा रोल के इग्नोर कर जाते हैं। नींद आ रही है, नींद आ रही है जवानों को। 10.1 इंटू 17 टाइम्स क्या आता है? 171.7 मिलियन इस मेथड का आंसर है। अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी आपके पास टारगेट कंपनी का पैट है 10.1 इंटू 1 ओवर अर्निंग यील्ड रेशियो दी हुई थी इंडस्ट्री की 5.88%। तो मैंने कहा था अर्निंग यील्ड उसका रेसिप्रोकल है, आंसर सेम आएगा। जो पी रेशियो का आंसर आता है वही आंसर अर्निंग यील्ड का भी आता है। सर ये वाकई 5.88 जी, ये उसी से निकला हुआ है ना। 171.7 इन दोनों का आंसर सेम इसलिए आता है कि ये इसका ऑपोजिट ही है, बस और कुछ नहीं, इसीलिए ये फेमस ज़्यादा है पी। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला में मतलब से मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, पैट नहीं लेना, डिविडेंड लेना है। तो डिविडेंड 6 मिलियन था इंटू 1 प्लस इंडस्ट्री की डिविडेंड यील्ड रेशियो दी हुई थी 2.94%। पैट ऑफ टारगेट, पैट नहीं लेना सॉरी, डिविडेंड ऑफ टारगेट कंपनी इंटू 1 ओवर इंडस्ट्री की 2.204.08। ले जी, ये आंसर आ गए हैं। तो ये फॉर्मूले चेक कर लें। पहले का फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? पैट इंटू पी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री। दूसरे का लगाया पैट इंटू 1 ओवर सूटेबल पी अर्निंग यील्ड ऑफ इंडस्ट्री। तीसरे का पैट नहीं लिया, डिविडेंड टोटल इंटू 1 ओवर डिविडेंड यील्ड रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये आंसर आ गए हैं। सारे आंसर एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यार ये जितने भी आंसर शेयर्स के हैं इसकी एक रेंज बनाएं, तो रेंज आपकी क्या बनेगी? छोटी से छोटी वैल्यू क्या आई है? छोटी से छोटी वैल्यू क्या आई है आपको ये बता दूं, मोस्टली जो आपका नेट एसेट वैल्यू मेथड होता है ना, वो कम से कम वैल्यू देता है। कम से कम वैल्यू को फ्लोर वैल्यू भी कहते हैं। अगर वो आपसे कह देना फ्लोर वैल्यू ऑफ शेयर निकालें, तो फ्लोर वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू निकालें, और वो नेट एसेट वैल्यू से ही आती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है फ्री कैश फ्लो या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन वो मैंने अभी किया नहीं। अभी तक की मेरी जो सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे कम आंसर है, वो है 61.7। ये किस मेथड से आया आंसर? नेट एसेट्स वैल्यू मेथड से आया है। हाँ जी, नेट एसेट वैल्यू मेथड से मेरा जो आंसर आया है, और सबसे जो बड़ा आंसर आया मेरा ख्याल है वो डिविडेंड यील्ड मेथड से आया है। नहीं, हाँ जी 236 डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद हिस्टोरिकल ग्रोथ वाला, शायद 236 वाला। चेक कर लें। 236.22। हाँ जी, तो ये आपकी रेंज बनी। यानी अगर आपकी ये कंपनी बिके तो कम से कम 61 मिलियन से ज़्यादा तो शेयर होल्डर लेने को तैयार ही नहीं होंगे। एसेट्स की वैल्यू इतनी है।
और उनकी कोशिश होगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मिले, 236 मिलियन से ज़्यादा एक्वायरिंग कंपनी देने को तैयार नहीं होगी, तो प्राइस इन दोनों के दरमियान निगोशिएट होगी, खरीदार और बेचने वाले। खरीदार की कोशिश क्या होगी, जो इस कंपनी को खरीदना चाहता है कि वो मिनिमम के करीब खरीदे, और बेचने वाले की कोशिश क्या होगी कि मैक्सिमम के करीब। तो दोनों इसके इन बिटवीन जाके कोई 200, 150, पौने 200 मिलियन पे ये कंपनी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेंज बता देना हमारा काम होता है। हमने ये जितने भी मेथड किए इनका मकसद यही है कि आप एक रेंज डिटरमिन कर लें, 61.7 मिलियन से 236.22 मिलियन। हाँ जी, हो गए सारे मेथड। आगे चलें, दो मेथड रह गए अब हमारे। एक का नाम है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और एक का नाम है फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें जी, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड, FCFE, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का क्या मतलब है। हाँ जी, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मतलब होता है कंपनी में सरप्लस कैश फ्लोज अवेलेबल टू पे द डिविडेंड टू शेयर होल्डर को बोलते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी किसे कहते हैं, सरप्लस नेट कैश फ्लोज अवेलेबल इन कंपनी टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। आपको पता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया जाता है, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड देने से पहले वाले क्या, ऑर्डिनरी डिविडेंड देने के लिए जितने भी हम कंपनी के पास सरप्लस कैश फ्लोज हैं, उन कैश फ्लोज को क्या कहा जाता है, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। तो फ्री का मतलब है सरप्लस, कैश फ्लोज टू इक्विटी का मतलब है वो कैश फ्लोज जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल हैं, अभी दिया नहीं, देने से पहले वाले जो कैश फ्लोज हैं। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर 400 मिलियन के फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी हैं और 150 मिलियन का डिविडेंड है आपका, तो 400 में से 150 अभी दिया नहीं है, देने के लिए अवेलेबल है। समझ आ दी है। अगर आपने दे दिया तो फिर वो फ्री नहीं रहेंगे, फिर भी कुछ बच जाएगा। तो लेकिन आपने क्या करना होता है, डिविडेंड देने से पहले जितने आपके पास नेट कैश फ्लोज मौजूद हैं बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी या फ्री कैश फ्लोज टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये भी नाम है। करने के बाद होगा, यानी एक पोर्शन जितना हमने रिटेन कर लिया वो मैं अभी बता, नहीं ये रिटेन नहीं है इसमें। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी वाली बात समझ आ रही है, क्या होते हैं। अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि कंपनी जितने भी कैश फ्लोज कमाएगी, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कैश फ्लोज की, कंपनी जितने भी कैश फ्लोज कमाएगी तमाम नीड्स पूरी करने के बाद जो बचेगा सिर्फ एक नीड रह जाए, डिविडेंड। डिविडेंड के अलावा बाकी बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज पे करने के बाद जो भी बचेगा आपकी पॉकेट में, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। अब आप कहेंगे सर जी इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें, तो हम इसको और इलेबोरेट करते हैं। देखें, आप सबको पता है किसी भी बिजनेस की थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। किसी भी बिजनेस के टोटल 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं, आपको पता है। किसी भी बिजनेस के टोटल 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग, जो कि प्रोडक्ट की इनकम एक्सपेंस से जनरेट होते हैं। जो किससे जनरेट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट से। फिर एक होते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। सबको पता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक नॉन करंट एसेट्स के साथ है, या एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, या एसेट्स कह दे बस। एसेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे तो आउटफ्लो होगा, एसेट्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो
इसके बाद तीसरे कौन से होते हैं? फाइनेंस। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक शेयर्स और डेट के साथ है। शेयर्स और बस एक पेमेंट अगर मैं छोड़ दूं ना, ऑपरेटिंग सारे ले लें, इन्वेस्टिंग सारे ले लें, फाइनेंसिंग सारे ले लें, सिर्फ एक पेमेंट छोड़ दें, और वो क्या है? डिविडेंड जो पे, उसी को तो चेक करना है कि डिविडेंड देने के लिए हमारे पास कितने कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। तो सरप्लस कैश फ्लोज बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसको भी कहते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। क्या बनी डेफिनेशन एक और? सरप्लस कैश फ्लोज अवेलेबल टू मेक द डिविडेंड पेमेंट या बिफोर मेकिंग द डिविडेंड पेमेंट। अब मैं आपको बस एक चीज छोड़ दें, ये तो कैश फ्लोज थे, ये सारे ले लेने हैं, ये सारे ले लेने हैं, इनमें से सारे ले लेने हैं सिवाय एक चीज के, डिविडेंड पेमेंट। पकड़े जरा एक कैलकुलेटर छोटा सा, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल आप करें, बड़ी बेसिक सी है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, आपने प्रोडक्ट बेच के जो प्रोडक्ट की इनकम से कैश फ्लोज कमाए वो 1 लाख रुपए के थे। हमने इनकम कैश में, सारा कुछ कैश में, हमने इनकम कितनी कमाई कैश में? 1 लाख रुपए की। हमने खर्चे कितने पे किए कैश में? 40,000 रुपए के। तो माइनस करके आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या बचे? 60,000 रुपए। मिसाल, सारा अज्यूम डाटा है, ये मैंने ऑपरेटिंग के नीचे लिखा है। हमने बिजनेस की प्रोडक्ट बेच के जो इनकम कमाई कैश में वो 1 लाख है। एक्सपेंसेस कैश में पे कितने किए? 40,000। तो ये आपके कौन से कैश फ्लोज आ गए? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। फिर आपने 20,000 का एक प्लांट भी खरीदा, बस एक प्लांट कितने का खरीदा? 20,000 रुपए का। तो इसका मतलब है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में प्लांट परचेज करना। हाँ जी बताएं जी, जब आप प्लांट परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में परचेज ऑफ प्लांट पैसे आएंगे कि जाएंगे? कितना बताया मैंने? 20,000 तो 20,000 नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60,000 में से ये 20,000 देने के बाद, हाँ जी, हमारे पास क्या बचा? फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 60 माइनस 20, 40 बचा। ठीक है। उसके बाद ये जो 40 बचे हुए कैश फ्लोज आपके पास, आपने इसमें से लोन रीपे किया, एक लोन रीपे किया फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का। इसमें से आपने इंटरेस्ट पे किया फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का। बस ये जो बच गए, एक पेमेंट डिविडेंड पे नहीं किया, डिविडेंड अभी पे नहीं किया, तो बस बाकी सब कुछ में शेयर्स का कुछ नहीं है, बट ठीक है, ये सारा डाटा है। तो अब आपके पास ये जो 15,000 रुपए के सरप्लस कैश फ्लोज बचेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? डिविडेंड देने से पहले। इसका क्या नाम है? फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आते हैं, यानी बच्चे कहते हैं फिर इसका मतलब है आप कहना ये चाह रहे हैं कि फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सब लेने, सिर्फ एक चीज छोड़ देनी है, और वो एक चीज का क्या नाम है? डिविडेंड। समझ? मैंने इस पे एक और तरीके से सोचा है, वो ये है कि जो बैलेंस शीट में कैश बैंक की अमाउंट आ रही है, तो अगर आप उसके अंदर डिविडेंड की अमाउंट जमा कर दें तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी बन जाएगी। किसके अंदर? बैलेंस शीट में जो कैश एंड बैंक की अमाउंट आ रही होती है, अगर उसके अंदर आप डिविडेंड पेड की अमाउंट को जमा कर दें तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी बन जाएगी। क्योंकि जनरली जो कैश फ्लो का आंसर होता है वो कैश एंड बैंक के बराबर आता है। ये ऑपरेटिंग को अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को जमा करेंगे तो आपके कैश एंड बैंक के बराबर आएगा। अगर उसके अंदर आप डिविडेंड पेड की अमाउंट को जमा कर देंगे तो फ्री कैश फ्लो। हाँ जी, असल में सुन लें, आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर आपने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी निकालना है तो आपके जो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैशड बैंक की रकम है उसमें डिविडेंड पेड को ऐड कर दें, ठीक है, लेकिन ये आपके फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ऑफ द करंट पीरियड आ जाएंगे। हमें फ्यूचर ईयर्स के चाहिए होते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन में आपने फ्यूचर का डाटा लेना है। हमें, हैं जी, लेकिन वो रेडीमेड अवेलेबल नहीं ना होती, वो बनानी पड़ेगी। जी हाँ, नहीं, दूसरी बात यह है
कि आपको ये प्रेजेंट तो निकल आएंगे फ्री कैश फ्लो, फ्यूचर के नहीं आएंगे, और हमें फ्यूचर के चाहिए। और फ्यूचर के निकालने के लिए एनपीवी की तरह हर चीज का अपना इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट दिया होगा, पूरा एनपीवी की तरह टेबल बनना है इसका भी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अभी तक दो बातें मैंने बताई हैं, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी क्या होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या है, फाइनेंसिंग। मैं ये कह सकता हूं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी क्या होते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्लस इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज प्लस फाइनेंसिंग कैश फ्लोज अदर देन डिविडेंड पेमेंट। बस। अब अगर ये इनफ्लो है तो ऐड हो जाएगा, अगर आउटफ्लो है तो खुद ही माइनस हो जाएगा। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये करामत नहीं है। पेपर में आई कैप जो है वो आपको इतना आसान नहीं देगा, तो उसका तरीकाकार क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कैसे कैलकुलेट करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीका ये है कि आपको सबसे पहले लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लिखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम पीबीआईटी भी कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बच्चे कहते हैं सर जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे है? यार वो सिंपली आपको क्वेश्चन में कहेगा कि जी आपकी जो सेल है उसका 20% कर लो, 30% कर लो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह सेल का 20-30 जितने परसेंट कह दे। अगर वो ये नहीं कहेगा तो कोई मसला नहीं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट और माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, कोई मसला नहीं, इतना कोई इशू नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपने शुरू करना है। किससे शुरू करना है? माइनस उसमें से करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब कई बच्चे कहते हैं अगर ऑपरेटिंग से ऊपर से शुरू कर लें, कोई नंबर नहीं कटने, टाइम बचा रहा हूं बस। अगर आप ऊपर इनकम स्टेटमेंट ही बना के सेल से शुरू कर दें कोई मसला नहीं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने इसमें से माइनस करना है। जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, अब ये जो प्रॉफिट निकला हुआ है ये एक्रूअल बेसिस पे निकला हुआ है। किस बेसिस पे निकला है? क्योंकि बीच में डेप्रिसिएशन भी मैंने माइनस की हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या लेस करना है? टैक्स लेस करना है। मसलन 30% अगर उसने कहा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% लेस करेंगे, बिल्कुल एनपीवी की तरह। एनपीवी तो सेल से शुरू होती थी, मैंने सेल माइनस से करके पीबीआईटी से शुरू किया। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन मुझे चाहिए कैश फ्लोज। ये तो पैट आया है, प्रॉब्लम है इसमें ये एक नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हुआ है। हाँ जी, यही डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड बैक। तो ये आपके पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये आ गया, ये चीज आ गई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। समझ आ रही है? इसके बाद इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में क्या आएगा? अगर उसने कोई परचेज ऑफ प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, कोई भी एसेट या एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का काओ, तो वो माइनस हो जाएगा परचेज या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर उसने कोई सेल ऑफ कोई एसेट, नॉन करंट एसेट या किसी भी एसेट की स्क्रैप वगैरह कह दे तो वो ऐड हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग हो गए बस। फिर उसके बाद आगे फाइनेंसिंग में क्या लेना है? अगर कंपनी कोई शेयर इशू करके पैसे ले रही है तो वो कंपनी में कैश इन आ जाएगा। कंपनी अगर कोई लोन इशू करके पैसे ले रही है तो वो भी इनफ्लो है। हम इनफ्लोज ले रहे हैं या आउटफ्लोज? कोई भी लोन कंपनी क्या कर देती है? रीपे कर देती है। इंटरेस्ट वैसे मैं ऊपर ले चुका हूं क्योंकि उस पर टैक्स का मसला होता है, नहीं तो इंटरेस्ट भी नीचे ले आता। तो सारी पेमेंट्स कर दी, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा? फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। कर लेंगे कि नहीं? ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। अब बच्चे कहते हैं पीबीआईटी से शुरू ना किया तो कोई मसला नहीं, सेल से शुरू कर दें, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट चलना है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस क्या करना है, या कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखवा सकता है, मर्जी है उसकी।
बस पीबी, मैं वैसे पीबीआईटी से शुरू करने का कायल हूँ, समझ आ रही है। अगर आप नहीं शुरू करते तो कोई नहीं, एनपीवी की तरह सेल से शुरू कर दें। ये सारा एनपीवी का टेबल ही चल रहा है, लेकिन एक एनपीवी के टेबल में हम सारा डाटा प्रोजेक्ट का लेते हैं, ये पूरे बिजनेस का ले रहे हैं। और याद रखें, प्रेजेंट डाटा नहीं लेना, आपने क्या लेना है, फ्यूचर का डाटा लेना है। मेरी बात समझ आ रही है। चले एग्जाम्पल करें, शाबाश। जी, अभी वैसे मैं एक एग्जांपल जो दे रहा हूं, इसमें रीसेंट ईयर का आपने फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी निकालने हैं, फ्यूचर के नहीं। हाँ जी, एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। जी, ये एग्जांपल है, एग्जांपल 14 है शायद। पहले कौन सी की थी एग्जांपल, जो अभी ऊपर किया था 13 थी शायद। हाँ, एग्जांपल 14 पे आ जाए। ये डाटा दिया हुआ है, निकालें जी। करें, आपसे कहता है फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी निकालें, लेकिन डाटा आपको रीसेंट ईयर एंड का दिया हुआ है। किस साल का दिया हुआ है, रीसेंट ईयर एंड का। तो मेरा आंसर 60 60 है आपका, देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया तो इसका मतलब है उसने सेल में से सारी वो कॉस्ट जो कैश में देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करके दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन मैंने दोबारा माइनस किया है तो आप गलत है, जब प्रॉफिट कह दिया तो माइनस ही है, ऑलरेडी माइनस है इसमें से, ठीक है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जो है ये माइनस है ऑलरेडी उसमें से, ठीक है, इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज, आप सबको पता है एनपीवी में भी पढ़ा हुआ है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैश आउटफ्लो होता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैश इनफ्लो होता है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग में ले जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग एसेट, का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ एसेट अपनी लाइफ के एंडिंग पे पहुंच चुके हैं तो आप उनको रिप्लेस करेंगे, बदले में नए लाएंगे पुराने बेच के। अच्छा, न्यू एसेट्स खरीदेंगे, पुरानों के बदले नहीं ले रहे बल्कि एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दोनों एसेट्स ही हैं तो आउटफ्लो हैं। टैक्सेस कितने पे किए, अमाउंट निकाल के दी हुई है। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 5 मिलियन। अब आपको टैक्स की अमाउंट, इंटरेस्ट, ये वो सब पे काउंट करके दिया है। लोन की कितनी रीपेमेंट है। अब अगर मैं पूछूं जी कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, ऊपर वाली दो आइटम को तो फिलहाल छोड़ देता हूं। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैश आउटफ्लो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कैश आउटफ्लो है। टैक्सेस पेड कैश आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेमेंट कैश आउटफ्लो, लोन की रीपेमेंट कैश आउटफ्लो। तो अब आपने फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी निकालने। लो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी करेंगे, ऑपरेटिंग की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू करेंगे दिया हुआ ऑलरेडी। या पीबीआईटी कह दो। सेल माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके दी हुई है 300, दोबारा ना लेस कर देना डेप्रिसिएशन, ये धोखा देने के लिए दी हुई थी। अच्छा, इसमें से अब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करना होता है, सीक्वेंस जो मैं ऊपर लिखवा के आया हूँ। इनकम स्टेटमेंट टाइप पहले बनाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करो 5, टैक्स तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 295 मिलियन। इसके ऊपर टैक्स निकालना होता है, लेकिन उसने बाय चांस खुद टैक्स दिया हुआ है 140 मिलियन निकाल के, ये पैड आ गया। अब इस पैड को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो जो डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई थी वो ऐड बैक करें।
इस पूरे टॉपिक में एजम्पशन ये है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है। ये जो लेस हुई हुई है ना ये वाली इस पीबीआईटी में, ये टैक्स डेप्रिसिएशन ही है। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, 120 मिलियन ये ऐड बैक कर दें। लो जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मुकम्मल हो गए। ये आ जाएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। जिस बच्चे को एनपीवी की लाइन आइटम आती है, बस एनपीवी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, यहाँ आके इंटरेस्ट लेना है क्योंकि फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है, इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है, सिर्फ डिविडेंड रह जाएगा। आगे चलो भी आगे, इसके बाद क्या लेना है, कोई और इन्वेस्टमेंट क्या है। हाँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो 50 का। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं आपको, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं ये दो तरह के हैं। एक तो टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग एसेट में, उनको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट के एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं एडिशनल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। दोनों लेस करने हैं, 10 और कई दफा वो लिख देता होता है नॉन डिस्क्रिशनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिख देता है? अब वो बच्चे कहते हैं ये क्या होते हैं। एक्चुअली नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट की मर्जी है वो खर्चे करे या ना करे। हमने यहाँ पे वो लेने होते हैं जो कंपलसरी हैं, जिनके बगैर बिजनेस नहीं चल पाएगा, इसीलिए कंपलसरी वाले लेने हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी, नॉन कंपलसरी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, वो हमने वैल्यूएशन में काउंट नहीं करने, इग्नोर कर देने हैं। मेरा ख्याल है और क्या रह गया रकमें देखें जी, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये कर लिया, कवर टैक्सेस भी हो गया। हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टिंग ख़त्म हो गए, इन्वेस्टिंग ख़त्म हो गए हैं। 225 में से 200 मिलियन आ गया ये, ठीक है। ऑपरेटिंग के बाद ये इन्वेस्टिंग एडजस्ट कर लिए। अब इसमें रह गया फाइनेंसिंग सिर्फ, तो फाइनेंसिंग में लोन की रीपेमेंट 20 मिलियन। तो अब आपके पास ये 180 मिलियन के आ गए हैं, करंट डाटा लेके निकाले गए हैं। तो ये करंट फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है, जिसको नोटेशन में हम ये FCFE, जैसे डी नोड नहीं लिखते थे वैसे इसको FCFE नोड लिख लेंगे, ठीक है। अब ये इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारी कंपनी इतनी अमाउंट का मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है, आज की डेट पे इतना डिविडेंड दे सकती है। दिया कितने हैं? अगर यहाँ पे डिविडेंड पेड दे देता 80 मिलियन का, तो वो मैंने माइनस नहीं करना था, वो इससे बस कंपैरिजन के लिए दिया होता है, माइनस नहीं करना। समझ आ रही है? इसी फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को कंपनी की डिविडेंड कैपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड कैपेसिटी का मतलब क्या है? कंपनी इतनी अमाउंट का मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है। अब आप कहेंगे सर जी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? तो बेटा अगर आपने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है, क्या निकालनी है? जरा मुझे डिविडेंड मॉडल के दो फॉर्मूले बताना। डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था डिविडेंड मॉडल का? हाँ जी, डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला होता था मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर। तो जहां जहां डी लिखा था ना, अब ओरिजिनली डी को रिप्लेस कर दें। मार्केट वैल्यू अगर आपने विदाउट ग्रोथ से निकालना है, फ्री कैश फ्लोज में कोई ग्रोथ नहीं है, के ओरिजिनल डिविडेंड की बजाय जितना मैक्सिमम आप डिविडेंड दे सकते हैं, सरप्लस कैश फ्लो ये वाला है फ्री कैश फ्लोज टू, यानी इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ। इसका नाम क्या होगा? फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल विदाउट ग्रोथ। अच्छा, अगला एक विद कांस्टेंट ग्रोथ क्या था? बताओ अभी, कांस्टेंट ग्रोथ वाला क्या था? D1 ओवर KE माइनस G। इधर अब और D1 कैसे आता था? D1 होता था आज का D नॉट इनटू, तो सेम स्टोरी इधर अगर फिट करूं, बताओ क्या बनेगी? सिंपली जहां D आता था उसको रिप्लेस करना है।
तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ऑफ द नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर K minus G, के ई कैपम से ही आएगा। और ये भी हिस्टोरिक और वो भी हाँ वही जी वैसे ही निकालेंगे जी, या बता देगा। ठीक। अच्छा अब ये फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी 1 कैसे आएगा, एक साल बाद का कैसे आएगा, तो जो आज का ऊपर नहीं निकाला था 180 मिलियन का, करंट फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी 1 plus G, इंटू 1 प्लस जी। अच्छा तीसरा तरीका क्या होता था आपके पास, वेरिएबल ग्रोथ। जी हाँ जी वेरिएबल ग्रोथ वाले तरीके में हम क्या करते थे, पहला स्टेप होता था हम फ्यूचर के डिविडेंड्स निकालते थे। टाइमलाइन पे उनको वो प्रोजेक्ट करो, क्या निकालते थे, फ्यूचर डिविडेंड, इधर फिर फ्यूचर के डिविडेंड्स की बजाय हम निकालेंगे फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी अगले 3 4 5 सालों के जैसे। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, डिस्काउंट करते थे उनको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स करते थे। यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी निकालेंगे के ई पे डिस्काउंट करके, सारा कुछ वैसे ही होना है। अब इनमें से मैं आपको बताऊं ये वाला तरीका ज्यादा आता है, ये आना ही ये आपको फ्री कैश फ्लो में ऊपर वाले शायद ही कभी आए, आपको आना यही है वेरिएबल। तभी यहाँ पे डिविडेंड में भी पढ़ाया था, जो डिविडेंड मॉडल है उनमें ज्यादा ये आते हैं विदाउट ग्रोथ या विद ग्रोथ वाला, ये कम कम आता है, लेकिन हाँ कांस्टेंट ग्रोथ वाला। इधर आपका ये विदाउट ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ ज्यादा नहीं आता, फ्री कैश फ्लोज वाले मेथड में ज्यादातर कौन सा आता है, वेरिएबल ग्रोथ। क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं आपको, जिधर जिधर आप डिविडेंड लेते थे वहां डिविडेंड लेने की बजाय सरप्लस या मैक्सिमम कैश फ्लो अवेलेबल फॉर डिविडेंड या डिविडेंड कैपेसिटी ले लें। डिविडेंड नहीं लेना बल्कि जितना डिविडेंड आप देने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो डिविडेंड कैपेसिटी रख ले लें। क्या मेरी बात समझ आ गई है, कर लेंगे कि नहीं, देखना मैंने सही निकाला हुआ ये अमाउंट 180 मिलियन। हाँ जी छुट्टी नहीं है अभी आपकी, इधर उधर नहीं देखें, ये एग्जाम्पल भी करें। वैसे मैंने वैल्यूएशन बता दी है, लेकिन अभी अभी आज के लिए अभी ये कैलकुलेटर पे ही करना है, फ्री कैश फ्लोज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, निकालो ज़रा कैलकुलेटर पे ही कर लो, आपकी मेहरबानी। कमिंग ईयर के मांगा उसने, ये EBIT PBIT का ही दूसरा नाम है, अर्निंग बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कहते हैं। बीटा भी कहते हैं इसे। 155 जमा 75 230 230। हाँ जी 230, इसका कुछ नहीं करना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, इससे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे और डिविडेंड आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं मांगा उसने, तो क्या है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी निकालें बस। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नए नहीं इशू किए, ये तो पुराने हैं। उसने कमिंग ईयर के लिए पूछा है, तो कमिंग ईयर के लिए ये डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं लेना। ये लिया आप लोगों ने, हाँ डिविडेंड लिया, सोचा भी नहीं। आ जाए जनाब, कौन सी एग्जांपल है, हाँ ये करें जी। अब ये छोटी छोटी एग्जांपल है, आई कैप की किट की है, और इसका आंसर आई कैप की किट में गलत है, किट का 13.9, छोटे छोटे से ये हैं,
फ्री कैश फ्लो, आई कैप की किट में ये गलतियां हैं पाई जाती। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सी की थी, ये 14, ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 है। ये आई कैप की किट में से है, बहुत छोटा सा है, इतना सही है। सर अभी आपने बोला था डिस्क्रिशनरी, हाँ, ये नहीं लेने होते क्योंकि ये आपकी मर्जी पे है, मैनेजर करे ना करे। सर 13 साल थोड़ा गलत है कि ओ फर्क है सर? ये देखिएगा 13 साल। अच्छा, कर भी लिया, जल्दी है जाने की, इसका मतलब है 1360, ठीक है। अभी वैल्यूएशन बाद में आ रहा है नीचे, ये वैल्यूएशन देखें, वो अभी मैंने आपको बता तो दिया था वैल्यूएशन, लेकिन असल में कल करेंगे मेन। तो कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट शॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने ये, तो कल प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और फ्री क्या, कल मेन प्रैक्टिस ही है, 10 से 15 मिनट लगेंगे फॉर्मूला बताने में, फॉर्मेट, बाकी फिर सारी प्रैक्टिस ही है। ठीक है कि नहीं? ठीक, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज।